गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे आज मैं आपको 12th क्लास कोर्स ए और बी में अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पुस्तक लगी हुई है तीसरी, तो उसमें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ठीक है। इसमें है प्रमुख जनसंचार माध्यम। अब आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रिंट, दूसरा है हमारा टीवी, तीसरा है हमारा रेडियो और चौथा है हमारा इंटरनेट। अब देखिए कि ये क्या चीजें हैं, किस तरह से ये कौन सबसे पहले आया, किसका विकास सबसे पहले हुआ, उसी पे आज नजर डालेंगे, ठीक है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीके हैं। अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है, जबकि रेडियो और टेलीविजन के लिए लिखना एक अलग कला है। इसलिए इनकी जरूरतें भी अलग अलग हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के अलग अलग तरीकों को समझना सबसे जरूरी है, ठीक है बेटे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट माध्यम। प्रिंट माने मुद्रण, जो छपाई। तो प्रिंट माध्यम, इसके बारे में सबसे पहले ध्यान रखें। सर्वप्रथम प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम, मुद्रित माने छपा हुआ माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना है। अब इस पंक्ति को ध्यान में रखना, पहले जो मैं समझा रही हूं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में यही कि संचार के साधनों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो देखिए बेटे, आपने जब क्लास में पढ़ा रहे हैं या हम समझा रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखना है कि प्रिंट यानी मुद्रित माध्यम जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है, ठीक है। आधुनिक युग की शुरुआत ही मुद्रण यानी छपाई के आविष्कार से हुई। मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। सबसे पहले चीन में हुई, लेकिन आज हम जिस छापे खाने को देखते हैं इसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। ये भी लघु प्रश्नों में आ जाएगा, या प्रिंट माध्यम पे टिप्पणी लिखिए, उस पे आ जाएगा 2 या 3 नंबर का। तो आपने मेन पॉइंट ये ध्यान में रखना है। छापाखाना यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। फिर ये वाली लाइन अंडरलाइन करेंगे आप। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खुला। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि सर्वप्रथम छापाखाना भारत में कब खुला, कौन से सन में? तो 1556। कहाँ खुला? गोवा में, ठीक है। अब देखिए, तब से अब तक मुद्रण तकनीकी में काफी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि मुद्रित माध्यमों के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो इसमें आती हैं अखबार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, जो हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत महत्व है। विद्यालयों में पुस्तकें पढ़ते हैं, जो भी किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मुद्रित माध्यम के अंतर्गत। अब देखिए बेटे, मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं, बहुत ध्यान से। मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छपे हुए शब्द जो हैं स्थायी होते हैं, उनमें स्थायित्व होता है। उसे आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और पढ़ते पढ़ते सोच भी सकते हैं। अगर अखबार में आपको सबसे पहले वाला पृष्ठ पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं, और सबसे लास्ट वाला पहला पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि यह लिखित भाषा का विस्तार है। मुद्रित माध्यमों की तीसरी विशेषता यह है कि चिंतन, विचार और विश्लेषण का ये माध्यम है। अब पढ़े लिखे लोगों के लिए
मुद्रित माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी एक कमी यह भी है। अब कमी, पहले तो विशेषताएं हैं, परंतु जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग निरक्षर हैं, उनके लिए मुद्रित माध्यम का उतना महत्व नहीं रहता, क्योंकि वो अखबार पढ़ नहीं सकते, पाठ्य पुस्तकें पढ़ नहीं सकते, पत्र पत्रिकाएं पढ़ नहीं सकते। इसलिए पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जो अनपढ़ हैं उनके लिए ये क्या है, उतना सुविधाजनक नहीं है। अब है इसमें मुद्रित माध्यम में किन बातों का सबसे अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। तो किन किन बातों का, अब देखिए, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर रहता है। क्यों रहता है? कि जो भाषा प्रचलित है, जो बोली जाती है, जो अधिक से अधिक लोग जिसको समझते हैं, उस भाषा में ही इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सारे साक्षर लोग इसको आसानी से समझ सकें। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है कि समय सीमा और जितनी जगह निर्धारित की गई है, ठीक है, अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी होता है कि किस तरह से हमें जितनी जगह में जितनी बातें लिखनी है और जितनी जगह दी हुई है आपने उतने में ही लिखना है। तीसरा इसका पॉइंट है कि लेखन और प्रकाशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ये संपादकीय टीम की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री से अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन के योग्य बनाना और तब उसे छपवाना। तो ये ध्यान रखें बेटे, आज मैंने प्रिंट माध्यम, अब आपको इसमें लघु प्रश्न भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस के प्रश्न इसमें से आ सकते हैं, टिप्पणी लिखने को इसमें आ सकती है, इसकी विशेषताएं आ सकती हैं, इसमें क्या कमियां हैं, किनके लिए ये लाभप्रद नहीं है, ये बातें आ सकती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। और 12th क्लास आपका पेपर, अब तो डेट शीट आ गई है और ये फरवरी में, हिंदी का पेपर तो फरवरी में ही है, तो आप ध्यान रखें। अब मैं ये सारे आपको अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसके सारे चैप्टर एक बार पुनः समझाऊंगी। मेन पॉइंट मैंने